हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत मन्नत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक Redmi Note 9 Pro Max मोबाइल आया हुआ है जिसमें यह प्रॉब्लम है कि इसका बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है और कभी-कभी जो है सामने का कैमरा भी काम नहीं करता है। मतलब एक लेटेस्ट ही प्रॉब्लम है, लेटेस्ट नहीं, कॉमन प्रॉब्लम है। जिनको जो फेस कर रहे हैं उनके लिए एक सिर दर्द का जैसा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं। कभी कभी जो कैमरा बैक का पूरा ब्लैंक हो जाता है, नहीं तो 3 सेकंड का काउंटडाउन आता है। अगर हम कैमरा को रीसेट करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद में अगर हम कैमरा को ऑन करते हैं, मतलब कैमरा रीसेट करने के बाद कैमरा को ऑन करते हैं, तो इसका फ्रंट कैमरा आता है मगर बैक का कैमरा नहीं आता, वो भी एक ही टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं, हम कैमरा को लॉन्ग प्रेस करके इंफॉर्मेशन में गए, एफ इन्फो में, यहाँ पे कैप्चा में जाके इसका जो है क्लियर डाटा अगर कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्लियर डाटा करने के बाद में मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। क्लियर डाटा फिर से एक बार आ गया, यहाँ पे शायद 2 बार क्लिक हो गया था। चलिए, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ से मैंने क्लियर डाटा तो कर दिया है कैमरा का। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ परमिशन ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बैक कैमरा अभी भी ब्लैंक है और सामने का जो है कैमरा आ रहा है। ठीक है, सामने मैं आपको दिख ही रहा हूँ, सामने का कैमरा आ रहा है और बैक का कैमरा ब्लैंक है। अभी देखिए, इस तरीके का स्ट्रक भी हो जाता है। ठीक है, अभी स्ट्रक हो गया, ना बैक आएगा ना फ्रंट आएगा, इस तरीके का इशू है Redmi Note 9 Pro Max। अभी हम कैमरा को ओपन करते हैं, अभी देखो अभी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, ये मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम है। अगर बोलना चाहेंगे तो आपका इसका जो है कैमरा का इशू है। ठीक है, तो ये फ्रंट का भी कैमरा को आप मान सकते हैं, बैक कैमरा को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले जो है हम इसका है ना ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम क्या कहता है और क्या है। तब तक हम फ़ोन को खोल लेते हैं हीट करके। खोलने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आसान भाषा में ही समझाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमने इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाल लिया बोर्नियो से। तो यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले जो है, क्योंकि इसका बैक कैमरा काम नहीं कर रहा, तो इसका मेन कैमरा को पकड़ना है जो 64 मेगापिक्सल का है। उस कैमरा को हमको पकड़ना है कि उसके कनेक्टर पे की सभी सप्लाई प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कम से कम सभी को जो वैल्यू है उसका सभी हमने चेक किया, एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है। कभी कभी एक एक जगह पे वोल्टेज बन रहा है, कभी कभी नहीं बन रहा है, इस तरीके का इशू आ रहा है। तो दोस्तों, ये एकदम हमारे पास जो मदरबोर्ड है एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है, अनटच मदरबोर्ड है, मतलब किसी ने काम ही नहीं किया, हम ही लोगों ने इसको निकाला है। ठीक है, कहीं पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ, एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है। तो 90% क्या होता है ना, इसका जो कैमरा इशू आ जाता है, कैमरा का अगर इसका काम नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में जो है ना, इसका जो I2 से लाइन होता है, मतलब आपका क्लॉक डेटा, जो इसका क्लॉक और डेटा का लाइन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ही ये होता है। और क्लॉक और डेटा का जो लाइन है वो हमारा जो बनता है CPU से। ठीक है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सभी चेक किया, सभी वैल्यू बन रहा है। एक एक टाइम सप्लाई कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। हॉट टेस्ट में भी चेक किया हमने, कूल टेस्टिंग में भी हमने चेक किया, क्योंकि अभी हम ट्रेसिंग दिखाएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके लिए हम शॉर्टकट में हाँ, किसी ने छेड़खानी किया है, कनेक्टर डैमेज है, कैमरा का स्ट्रिप डैमेज है, तो आप उस कंडीशन में आप CPU पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। आपको मतलब तब आपको एकदम नीट और एकदम क्लीन से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है फ़ोन जो है, मतलब क्या प्रॉब्लम होगा, कनेक्टर या कैमरा कहीं से टूटा है, वाटर डैमेज जो कुछ भी है वो अगर रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो हमारे इसमें CPU का ही प्रॉब्लम था। डायरेक्टली हमने क्या किया, CPU को निकाला और हम इसको रिबॉलिंग करेंगे। CPU क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है, ध्यान रखना है कि सामने eMMC भी है, अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारे eMMC को भी निकाल के रिबॉलिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, eMMC के ऊपर टेप लगा दिया, उसके बाद में 350 हीट के ऊपर और एयर को 1 पे सेट करके जो है मैं इसका CPU को निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं CPU जो है हमारा निकल चुका है। अभी हम बाकी जो वीडियो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है इसका CPU को निकाल दिया है। निकालने के बाद हमको हमारा जो सिंपल प्रोग्रेस है, हम CPU को अच्छी तरीके से ब्लेड से क्लीन कर लेंगे। इसका जितने भी सारे गम होते हैं, आपको दोस्तों कभी भी CPU का जो गम क्लीन करना है विदाउट पेस्ट आप अगर करेंगे नाइफ से, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो है आपका क्लीन हो जाएगा। गम निकालने के बाद में ही आपको क्या करना है, PPD डालना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, PPD पेस्ट डाल के इसका जो है सारे बॉल्स लगा सकते हैं।
पहले पेस्ट डाल दिया हमने, उसके बाद हम पीपीटी पेस्ट से इसके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं हम उसको पहले अच्छे तरीके से बना लेते हैं। और देखो दोस्तों, रीबॉलिंग करना बहुत ही आसान है, खाली 1-2 बार 3-4 बार करना पड़ेगा ट्राई, उसके बाद में एकदम से परफेक्टली बन जाता है, उतना कुछ इशू नहीं आता है। क्योंकि हमने भी बनाया है काफ़ी बार, हमारे साथ में भी प्रॉब्लम हुआ है, मगर इतना भी कुछ बड़ा इशू नहीं है सीपीयू को रीबॉलिंग करना और लगाना। अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, एकदम ईजी है। तो मदरबोर्ड भी जो आप सीपीयू को क्लीन निकालने के बाद में जो मदरबोर्ड का भी जो नीचे का गम करेंगे तो बहुत स्मूथली करना है, क्योंकि एक भी ट्रैक कट जाएगा तो फिर से आधा घंटे 1 घंटा का काम बढ़ जाता है। बहुत ही सावधानी से एकदम आराम से करना रहता है, कुछ भी हड़बड़ी नहीं है। तो हमने जो बोर्ड में जो है उसको भी गम को साफ़ करने के बाद में पीपीडी अप्लाई करने के बाद में हम एक बार डीसोल्डिंग वायर से अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर देते हैं। क्योंकि क्लीन अगर अच्छी तरीके से अगर हम क्लीन करते हैं ना, कोई नीचे में कोई काला डॉट होगा, जो डॉट नहीं दिख रहा है वो भी निकल जाएगा। 1 बार 2 बार करने से हो जाता है, लास्ट में आप चाहो तो फाइनल टेस्ट में आप एक बार 3 टाइम में भी आप उसको कर सकते हो। तो ये हमारा SM7125 है, 10 से निकाला है, निकाल के हम इसको रीबॉलिंग करते हैं। और रीबॉलिंग करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक ही बार में परफेक्ट काम चाहिए तो कहीं पे भी मतलब एक भी बॉल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक ही बार में सीपीयू को लगाना है, परफेक्टली आपको काम होना है, तो एक ही बार में सीपीयू को लगाना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके जो आपका प्रॉपर होगा। अगर आपके बॉल छोटे बड़े हो जाएंगे तो वो प्रॉपर से लगेंगे नहीं, तब जाके फिर आपको दिक्कत होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, स्टार्टिंग में मैंने तो रिबॉल तो कर लिया, उसके बाद में जब मैं इसको पेस्ट किया तो 1-2 पॉइंट चिपक गए, मतलब आपस में जुड़ गए। मैंने क्या किया, सोल्डिंग गन से उसको निकालने गया, वहाँ पे 3-4 फिर से निकल गए। देखिए मैं वहाँ पे बना रहा था, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से उसको बना रहा था कि 1-2 पॉइंट के लिए फिर से कौन रिबॉलिंग करता है, मगर मुझे पता नहीं चला। वो करने के लिए मुझे 5-6 मिनट लग गया, उतना देर में तो मैं आईसी को फिर से रिबॉलिंग कर सकता था। तो यहाँ से एक जगह से सही हो गया तो फिर और एक जगह जुड़ गया, फिर वहाँ पे निकाला तो फिर वहाँ से 2-3 कनेक्शन निकल गए। बाद में मैं सोचा छोड़ो अभी रिबॉलिंग करते हैं, वो एक एक निकालते रहेंगे तो सभी निकल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमने लास्ट में फिर से क्या किया, फिर से स्टेंसिल लगा के फिर से जो है उसको रिबॉल्व कर दिया। जो हमारा जो एक ही बार में जो हमारा जो प्रोग्रेस है वो एकदम कंप्लीट हो गया। तो हमने मतलब सीपीयू को एकदम परफेक्ट से रिबॉलिंग किया है, जिससे हमारा टाइम एक ही बार में हो जाए, बार बार करना ना पड़े, फिर हमको ये एमएमसी खोलना पड़े, मतलब दूसरा इशू ना हो। आपको हीट मेंटेन रख करके रखना है, 350 360 के अंदर ही रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पेस्ट लगा के eMMC को बिठा देते हैं, सॉरी eMMC बोल रहा हूँ, सीपीयू को हम बिठा देते हैं। क्योंकि अक्सर जो इस ऐसे कंडीशन में आपका क्लॉक और डाटा का लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से ही इस तरीके का इशू आता है। क्योंकि मदरबोर्ड एकदम फ्रेश था, कहीं वाटर डैमेज नहीं, कोई कनेक्टर डैमेज नहीं, कैमरा ख़राब नहीं, क्योंकि एक एक टाइम कैमरा आ भी रहा था और एक एक टाइम नहीं भी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिबॉलिंग तो हमारा सक्सेस हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड में फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद में चेक करते हैं कि हमारा जो है कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम फटाफट इसको भी फिटिंग कर लेते हैं सब कुछ। तो हम यहाँ पे थोड़ा फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा कैमरा का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। इसमें जो है 99% चांसेस होता है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कहीं और से प्रॉब्लम नहीं रहा तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कहीं कैमरा ख़राब या वाटर डैमेज की वजह से कनेक्टर, कोई कैपेसिटर, कोई मतलब एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है तो आपको सीपीयू करने से 100 में 100% हो जाता है दोस्तों। उसमें कुछ इतना कुछ बड़ा काम नहीं है। आप ट्रेसिंग करने पर जो आधा घंटा 1 घंटा उसमें से 1-2 सप्लाई आपको समझ में भी ना आए, आप सिर में फिर हाथ पकड़ के बैठ जाओ, शायद मुझे लगता है कि उसी सप्लाई की वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो छेड़ाखानी कर देंगे, जो बनने वाला भी मोबाइल रहेगा लास्ट में क्या होगा, वो मोबाइल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। फ्रेश मदरबोर्ड है तो आपका देखना है कि आपका क्लॉक डाटा, आजकल I2C लाइन जितने भी फ़ोनों में आ रहा है I2C लाइन मतलब वो मेन है, वही सब कुछ है। आपका क्लॉक और डेटा का लाइन नहीं मिलेगा तो कोई भी सर्किट जो है प्रॉपर वो कनेक्ट नहीं होगा और प्रॉपर काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो कैमरा है अभी वो आता है कि नहीं। अभी हम यहाँ पे कैमरा को ओपन करते हैं, देख सकते हैं पीछे का कैमरा अभी आ गया है और सामने का, चलिए सामने का भी जो है हमारा चेहरा दिख रहा है। तो हमारा काम सक्सेस हो गया है।
मतलब इसमें जो है इसका CPU से ही प्रॉब्लम था और कहीं से भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज या कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।